हिंद। आइए अब हम लोग जो है वो है इंडिया के नेट जीरो इमिशन टारगेट के बारे में पढ़ेंगे। स्टैट क्लियर। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, और आप देखोगे ना कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है हर एक सेक्टर में है। इनफैक्ट जो दिल्ली है, अगर आप इसको देखोगे तो जून जुलाई के महीने में जब आप बाहर निकलोगे सड़कों पे, रोड पे, तो आपका स्किन जो है बर्न करेगा। एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि जो हीट वेव होता है वो बहुत ही कह सकते हैं ना कि हाई रहता है ड्यूरिंग समर सीजन। इसके साथ साथ मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे तो रेन का पैटर्न जो है वो भी अब अनइवन होने लगा है, वो चेंज होने लगा है। साइक्लोन और तूफान वगैरह जो आते हैं, ये इसकी भी इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर यह भी इंक्रीज हो चुकी है। सी लेवल के बारे में ऑलरेडी मालूम है कि वो बढ़ रहा है। तो देर बेर कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी अगर डायमेंशंस में आप सोचोगे तो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इनर्जी सेक्टर हो, वाटर सेक्टर मतलब एक्वेटिक लाइफ हो, या फिर तुम्हारा ये जो कॉमन जो है हिमालयन जो स्टेट कह सकते हैं ना कि आप देखोगे तो माउंटेन जो है जहाँ आइस जमा हुआ है वो अभी अधिक मात्रा में पिघल रहा है। आपका जो आर्टिक अंटार्कटिक रीजन है, ठीक है, जहाँ पोलर रीजन भी कहते हैं, वहाँ से भी आइस मेल्ट हो रहा है। तो इसका प्रभाव जो है हर एक क्षेत्र में, हर एक पूरे के पूरे विश्व के रीजन में, और हर एक लोगों पर इसका इम्पैक्ट कर रहा है। आइदर दे आर द पुअर कंट्री और रिच कंट्री, ठीक है। और कह सकते हैं कि वैसे देश जो मतलब कि कम इमिट भी करते हैं, जैसे अब आइलैंड नेशन है, तो वहाँ कह सकते हैं ना कार्बन इमिशन नहीं के बराबर होता है, फिर भी इम्पैक्ट उसके ऊपर भी हो रहा है। और वैसे देश जो कि कह सकते हैं हाईली डेवलप्ड हैं, वहाँ भी देखोगे अमेरिका वगैरह में क्लाइमेट चेंज का इतना असर होता है कि तूफान वगैरह जो है कह सकते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है। फिर क्लाउड ब्रस्ट का आना, या फिर हाई और कह सकते हैं इंटेंसिटी रेन होना, ठीक है, फिर फॉग और स्मॉग का क्रिएशन होना, फिर डस्ट पॉल्यूशन वगैरह। तो ये सब सारी चीज़ जो है क्लाइमेट चेंज या इमिशन में ही के अंतर्गत आता है। तो भारत की जो अभी जो है ना ग्लासगो समिट जो कॉप में समिट हुआ ना अभी, वहाँ नरेंद्र मोदी ने 2070 तक मतलब 2070 तक यह लक्ष्य रखा है भारत के द्वारा, क्योंकि वो भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उनका यह टारगेट था कि 2070 तक हम नेट कह सकते हैं ना कि कार्बन का जो इमिशन है वो जीरो पर ले आएंगे। देखो इसके अर्थ को पहले समझ लेते हैं कि नेट जीरो इमिशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो कार्बन इमिट करते हैं, कार्बन किसके द्वारा इमिट किया जाता है? जैसे गाड़ी चलता है तो हम उसमें फ्यूल जो होता है, ईंधन जो जलता है, तो उससे कार्बन निकलता है, ठीक है। उसी के साथ जो हम लोग खाना पकाते थे ट्रेडिशनल चूल्हास वगैरह पे, जिसमें कि फायरवुड वगैरह मतलब लकड़ियों से अगर या कहीं भी आप अगर लकड़ी जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वगैरह निकलता है, ठीक है। और बहुत प्रकार के जो है गैसियस फॉर्म में बहुत सारे गैस वगैरह भी निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी उसमें होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ कोई भी ऐसी चीज़ जो कह सकते हैं कि से जो कार्बन इमिट करता है वो एक प्रकार से इमिशन हुआ, ठीक है, मतलब निकलना, कार्बन का निकलना। आगे है बैलेंस्ड बाय एब्जॉर्बिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इमिशन। जितना कार्बन को हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही कार्बन को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसे कह सकते हैं एक प्रकार से जो है एब्जॉर्ब करना या उसे ग्रहण करना, तो एक प्रकार से बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसी को एक प्रकार से कहा जाता है कि नेट जीरो कार्बन इमिशन, या फिर इंडिया विल बी अचीव्ड बाय 2070 नेट जीरो इमिशन टारगेट। मतलब जितना कार्बन अगर भारत रिप्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूस करता है या इमिट करता है, उसका इमिशन होता है भारत में, और उतना ही कार्बन को भारत जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब करने के कौन कौन से माध्यम हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एफॉरेस्टेशन, अधिक से अधिक जो है वृक्षों को लगाना, ठीक है। वही चीज़ है आगे हम लोग देखेंगे। लगभग 58 कंट्री या 60 से भी अधिक देशों ने जो है अपना एक टारगेट रखा है, एम रखा है, उद्देश्य रखा है कि हम इतने सालों तक जो है अनाउंस किया है कि नेट जीरो इमिशन टारगेट को अचीव कर लेंगे। मतलब सब देश का जो है अलग अलग है, डिफरेंट नेशन के, वो अपने हिसाब से जो है वो टारगेट को सेट करते हैं। भारत ने भी सेट किया है 2070 तक। इंडिया के बारे में अगर बात करूं तो इंडिया इज द थर्ड बिगर इमिटर आफ्टर USA एंड चाइना। भारत जो है विश्व में तीसरा सबसे अधिक कार्बन का इमिटर है, ठीक है।
चाइना और यूएसए के बाद, ठीक है। लेकिन इसके पर कैपिटा इमिशन की बात करूँ, मतलब है कि प्रति व्यक्ति अगर कार्बन इमिशन से अगर कंपेयर करें तो मात्र 1.8 टन ही होता है। तीसरा सबसे बड़ा है, यह बात सही है। लेकिन अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अगर कंपेयर करेंगे 1.8 टन्स जो है या 9th ऑफ यूएसए है। आप समझ सकते हैं कि यूएस हमसे 9 गुना अधिक जो है प्रति व्यक्ति कार्बन इमिशन से अगर बात करूं तो अधिक जो है वो खपत करता है या फिर क्रिएट करता है, इमिट करता है। और आगे है थर्ड इन द ग्लोबल एवरेज, जो ग्लोबल एवरेज है 4.8, वो हमसे 3 गुना अधिक है। तो अभी भी हमारा पर कैपिटा इमिशन बहुत ही लो है, कम है, निम्न है। बट तीसरा हम लार्जेस्ट इमिटर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कार्बन का इमिशन करते हैं, चाहे लो करें या हाई करें, उसके इम्पैक्ट रीजनली भी होते हैं और ग्लोबली भी होते हैं, ठीक है। तो उसके रीजनल इम्पैक्ट से छुटकारा पाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने रीजनल स्तर पर जो है, देश के स्तर पर, कंट्री वाइड जो है, हम अपने टारगेट को रखें और उसे अचीव करें। इज दैट क्लियर? नाउ इंडिया जो है ना, एक प्रकार से इंडिया अभी डेवलपिंग नेशन है। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हो गए या फिर यूएस वगैरह हो गया, ये सब डेवलप्ड नेशन है। फिर भी डेवलप्ड नेशन होने के बावजूद भी जो है यूएसए वगैरह अधिक कार्बन इमिट करता है एज कंपेयर टू इंडिया। अब जो है इंडिया के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, 135-40 करोड़ लोग भारत में रह रहे हैं। अब इन सबकी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं, उद्देश्यों, ऑब्जेक्टिव की पूर्ति के लिए, चाहे जैसे अभी देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, बिजली की खपत, सबको बिजली चाहिए, घर घर बिजली चाहिए। अब तो गाँव में भी बिजली आ गए। अब बिजली कोल संयंत्र से भी उत्पन्न किए जाते हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट से, ठीक है। न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट भी होते हैं, लेकिन कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है वो चीपली अवेलेबल हो जाता है क्योंकि कोल वगैरह भारत में है। तो अब बताइए, इतने लोगों को बिजली की मतलब सिक्योरिटी चाहिए और बहुत सारे जो है एनर्जी की खपत जो है इंडस्ट्री में हर जगह होता है, मतलब आप पूछ नहीं सकते, हर जगह से कार्बन इमिट होता है, ठीक है। तो अब है कि इंडिया अपने ऐसा डेवलपिंग नेशन के तौर पे अभी इसके पास ना उतनी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, ना उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और ना ही कह सकते हैं कि उतने क्लीन और रिन्यूएबल फ्यूल और एनर्जी है जो कि तुरंत के तुरंत जो है क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे जो है एक प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और साथ साथ 1.4 बिलियन पीपल्स के एस्पायरेशंस और ड्रीम को भी फुलफिल करना है। इन दैट केस इंडिया का टारगेट अचीव रखा गया है 2070 तक। अभी पीक ईयर आना बाकी है, जो कि 40-45 में हमारा पीक ईयर होगा, 2040 या 2045 में, ठीक है। तो जैसे है इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है, अर्बनाइजेशन, देखो धीरे धीरे शहरी जीवन या फिर शहरी कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन ग्रोथ हो रहा है, तो अधिक मोटर वाहने चाहिए। अब दिल्ली में देखो कितनी गाड़ियाँ, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे दिल्ली का ग्रोथ जो है मैनीफोल्ड हो रहा है, मतलब बहुत चारों तरफ से दिल्ली बढ़ रहा है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गए, ठीक है। तो जितने भी मेगा और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, ठीक है, और भारत में अर्बनाइजेशन जो है तीव्र गति से बढ़ रहा है। फिर जो है एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी अधिक हो रहा है, ठीक है, बढ़ने लगा है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, समय आने पर जो है 2 व्हीलर 3 व्हीलर इन तमाम चीज़ों की मांगे भी बढ़ रही हैं, ठीक है। जैसे जैसे लोग का लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा, हाथ में पैसे आएंगे, तो लोग अपने जो है ना कह सकते हैं कि बेसिक नेसेसिटी से ऊपर उठकर जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि वैसे गुड्स और वैसे चीज़ों को परचेज करेंगे जो कह सकते हैं उनके जीवन को आसान बनाता है और एक प्रकार से उनके स्टैंडर्ड, उनके लाइफ स्टाइल को और ऊपर उठाता है। तो फिर जब अधिक पैसा आता है तो हम जो है गाड़ी में या फिर और अदर चीज़ में जो है इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जैसे जैसे 1.4 बिलियन पीपल्स के ड्रीम और एस्पायरेशंस अभी जैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इंडिया को एक डेवलपिंग नेशन है, तो इसके साथ साथ हमारी तमाम चीज़ों, एनर्जी वगैरह की रिक्वायरमेंट भी और अधिक होगी। तो इसके लिए जो है आने वाले समय में कार्बन अभी भारत और इमिट करेगा। और इसका कह सकते हैं ना अल्टरनेटिव के लिए जो है या फिर इस कार्बन एमिशन के लिए भारत भी बहुत अधिक कंसर्न रहता है, क्योंकि भारत पे भी इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत के जितने कोस्टल सिटीज़ हैं, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया,
अगर सी लेवल राइज होता है तो बहुत सारे ऐसे कोस्टल सिटीज हैं जो कि सबमर्ज हो जाएंगे सी में। इसके साथ साथ हमारा कई जो द्वीप हैं, मतलब चाहे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये पूरे के पूरे सबमर्ज हो सकते हैं। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मैंने पहले ही बताया कि एग्रीकल्चर पर किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज का नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है, किस प्रकार से साइक्लोन, तूफान्स वगैरह जो है अधिक आते हैं, तो इससे भी जो है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो रेनफॉल का पैटर्न है वो अनइवन हो गया है, बारिश कभी भी आ जाती है, कभी भी चली जाती है। तो एक प्रकार से दीज आर द नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड कह सकते हैं कि क्लाइमेट का एक प्रकार से, जो कि क्लाइमेट चेंज का ये इस पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके कारण जो है ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और आप देखोगे तो दिल्ली वगैरह या फिर जो भी समर सीजन में जो नॉर्थ स्टेट्स है ना, बिहार, यूपी और पूरे के पूरे उधर बंगाल, इधर जो है ना हीट वेव बहता है, ठीक है। तो ये सब सारी जो इम्पैक्ट है ना वो क्लाइमेट चेंज के कारण ही है। तो अब है कि इससे निजात पाने के लिए, इससे उभरने के लिए हम क्लाइमेट चेंज से कैसे डील करें, ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो इमिशन है, इमिशन के टारगेट को कैसे अचीव करें, या फिर जो कार्बन इमिशन है इसे कैसे कम से कम हो सके मिनिमम लेवल पर ले जाएं, इसे रिड्यूस करें। तो इसके लिए जो बहुत सारे मेजर्स और स्टेप उठाने की ज़रूरत है, जैसे फोकस ऑन एनर्जी इफिशियंसी। पहले आप लोगों को याद होगा कि हम लोग घर में जो ना वो बल्ब जलाते थे 10 रुपया लिगामेंट वाला, वो होता था लटका होगा, ठीक है। वो उसका जो लाइट होता था ना ब्राउन लाइट इमिट करता था, ठीक है। 100 वाट का बल्ब होता, 100 वाट का 10 रुपये में देता था। अब लोग जो है हम लोग जो है ना LED बल्ब यूज़ करते हैं। पहले इसके बाद CFL आया, फिर LED आया। तो LED बल्ब एज़ कम्पेयर टू जो पहले का बल्ब होता था उससे जो है कम एनर्जी कंज्यूम करता है। और पूरे के पूरे जितने भी स्ट्रीट लाइट होते हैं ना, चाहे हाईवे पे हो या फिर लोकेलिटी में हो, जैसे दिल्ली वगैरह पोस्ट बिहार में या कहीं भी आपको स्ट्रीट लाइट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट में अब हर जगह जो है LED बल्ब का प्रयोग होता है, जो कि कम एनर्जी खपत करता है। अब जैसे जो पहले वाला बल्ब होता था 100 वाट वाला, वो एक बल्ब जो है उतना एनर्जी जो है कंज्यूम करेगा। अगर हम 5-5 वाट के LED बल्ब जो है 20 बल्ब लगा सकते हैं वैसे। तो आप सोच सकते हैं कि हमें एनर्जी इफिशियंसी पे वर्क करना होगा। वैसे इक्विपमेंट्स वगैरह, या फिर देखते हो आप लोग जो रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, TV, वो 5 स्टार या 3 स्टार में उसमें मेंशन होता है, मतलब जो एनर्जी कम कंज्यूम करता है उसे अधिक स्टार दिए जाते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, एनर्जी इफिशियंसी पे हमें बहुत अधिक काम करना होगा। और इसके लिए जो है हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने होंगे। इज दैट क्लियर? आगे है बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल कहें या ग्रीन फ्यूल कहें, ठीक है, इस पे हमें अधिक जो है फोकस करना होगा। इस पे भी जो है सरकार जो है भारत सरकार बहुत बायोटेक्नोलॉजी और बायोफ्यूल्स पे काम कर रही है। आगे है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशंस। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशंस मतलब है कार्बन को सोखने की तकनीक। यह जो है 2 प्रकार से, एक तो नेचुरली का किया जा सकता है एफॉरेस्टेशन के जरिए, मतलब बहुत अधिक पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है। यह एक मतलब जंगल का जो एरिया है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया का जो कवर है उसे इंक्रीज करें। या अर्बन जो है शहरी जीवन में भी कुछ ऐसे स्पेस और जैसे पार्क वगैरह बनाते हैं वहाँ अधिक से अधिक वृक्ष का रोपण करें। इसके साथ साथ बहुत सारे जो है मिनी फॉरेस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है। सोशल फॉरेस्ट्री हम लोगों को बताया जाता है कि जहाँ अगर खाली स्पेस हो करके इर्द गिर्द तो वहाँ हमें वृक्ष को रोपना चाहिए, ठीक है। आगे है जो है कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग की बात है, कहने का मतलब है कि वैसे प्रोडक्ट जो अधिक कार्बन को इमिट करता है या फिर वैसे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग जो कि अधिक कार्बन को इमिशन के बाद क्रिएट किया गया है, उस पर टैक्स लगाने की आवश्यकता है। और वैसे प्रोडक्ट जो कि लेस कार्बन को इमिट करता है उसे टैक्स छूट या कुछ उसे सब्सिडी या इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। जैसे अगर कोई भी अभी जैसे अब तो एक प्रावधान किया गया है इंसेंटिव के लिए कि जो भी व्हीकल को मैन्युफैक्चर करेंगे उसे PLI के तहत, पब्लिक लिंक इंसेंटिव कह सकते हैं ना, कि इंसेंटिव के तहत जो उन्हें जो है इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मतलब कहा जा रहा है कि आप जो है जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगे ना उसमें PLI के तहत जो है आपको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा अगर वो भारत में करते हैं तब। और वैसे चीज़
मैन्युफैक्चरिंग को मतलब शामिल किया गया है, कारबार वगैरह को, कि वैसी चीज़ जो कि कार्बन को लेस इमिट करता हो। जैसे अभी लिथियम बैटरी वगैरह हो गया, सोलर पैनल वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो वैसे कार्बन प्राइसिंग कहने का मतलब है कि अगर कोई फ्यूचर में जो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाले कार, इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाले बाइक्स, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, ये सब सारे चीज़ को अगर मैन्युफैक्चर करें और हम धीरे धीरे जो है डीजल और पेट्रोल से हटकर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पे मतलब ट्रांसफ़र हो जाएं धीरे धीरे, तो जो है कार्बन इमिशन, अब जैसे दिल्ली में पहले जो है पेट्रोल डीजल से गाड़ियाँ चलती थी बस, अब जितनी भी कह सकते हैं डीटीसी की बस है, ठीक है, वो सारे के सारे अब सीएनजी से चलता है, तो प्रदूषण कुछ कम हुआ। इज दैट क्लियर? तो उसी प्रकार हम जो है अपनी जो है कुछ इंसेंटिव देके और कुछ टैक्स लगा के, जो कंपनी अभी भी डीजल इंजन को ही बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उस पर हम टैक्स लगा सकते हैं ताकि वो फोर्स हो रिन्यूएबल एनर्जी पे, बायोडीजल पे, या फिर एक बार ऐसा भी प्रोग्राम है इथेनॉल ब्लेंडिंग की, सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक या 2025 तक हम 20% जो है पेट्रोल डीजल के साथ इथेनॉल को ब्लेंड मतलब उसको साथ मिलाएं। आगे है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में जो भारत का टारगेट है 500 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक। प्रधानमंत्री ने अभी रिसेंटली जो समिट हुआ था, ठीक है, उसमें ग्लासगो में, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम 500 गीगावाट जो है हम सोलर एनर्जी वगैरह से, हम रिन्यूएबल एनर्जी से हम अचीव करेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब वैसे नवीन सोर्स जो कि रिन्यूएबल हो सकता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, ठीक है, ये सब सारी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन हो गया, ये सब एक क्लीन एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में जाना जाता है। आगे हाइड्रोजन मिशन देखो, बजट में भी चर्चा हुआ था, जो इस साल का बजट निकला था उसमें हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरकार बहुत फंडिंग कर रही है, इस पर खर्च करने का प्रयास कर रही है। तो इंडिया नेट जीरो इमिशन टारगेट, ये सब माध्यमों के जरिए हम अचीव कर सकते हैं, ये सब मेजर्स और स्टेप्स उठा सकते हैं कि हम जो है किस प्रकार से हमें अपने इस टारगेट को और इस पूरे के पूरे विश्व को जो कह सकते हैं, या पूरे के पूरे इस अर्थ को एज अ प्लैनेट के रूप में इसे सेव कर सकें। बिकॉज अर्थ जो है एक सिंगल ऐसा प्लैनेट है जहाँ की ह्यूमन काइंड सस्टेन कर सकता है एज पर द कह सकते हैं कि अभी तक का जितना रिसर्च है। हालांकि मंगल पर या फिर जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं उस पर मतलब रिसर्च जारी है, बट अभी तक जो रिसर्च में पाया गया है कि सिर्फ अर्थ ही है जो कि जहाँ हम सस्टेन कर सकते हैं, या लिविंग बीइंग जहाँ सस्टेन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो इंडिया नेट जीरो इमिशन टारगेट। अब देखिए जो है हम क्लाइमेट चेंज से सभी लोग प्रभावित हैं, ठीक है। ये सब जो आपका जो वायरस वगैरह आता है, तो बहुत सारे ऐसे रिसर्चर का कहना है कि जो ये सब जो वायरस जो डेवलप्ड हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है। क्योंकि जब आदमी हो गया या जो भी वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स हैं एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं, या फिर कोई जो है माइक्रोस्कोपिक वायरस, ये सब सारी चीज़ें जो है ये जो है टेम्परेचर इस पर इफ़ेक्ट डालता है और ये अपने आप को मैनिपुलेट करता है और फिर इतना डिजास्टर्स फॉर्म में या पूरे के पूरे विश्व को जो है एक त्रासदी की ओर ढकेलता है। तो ये सब सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर। तो इंडिया नेट जीरो एमिशन टारगेट और क्लाइमेट चेंज से कैसे भारत जूझेगा, ये कह सकते हैं ना कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करंट अफेयर से भी संबंधित है, ठीक है। इज दैट क्लियर? So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.